मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गनीसा। आज के समाचारों में हम सबसे पहले आपको एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल गठन को लेकर के विस्तार से समाचार बताने जा रहे हैं और लोकसभा स्पीकर को लेकर के जो खींचतान हो रही थी, चंद्रबाबू नायडू के विरुद्ध उनकी ही साली को लोकसभा स्पीकर बनाने के संकेत हैं। वहीं पूर्व स्पीकर ओम बिरला को मंत्रालय नहीं देने के कारण और स्पीकर की दौड़ से बाहर करने के कारण ऐसा संकेत है कि या तो वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में हैं या फिर राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपने के संकेत हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक की और उसमें अपने मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी घोषित कर दिए। नितिन गडकरी को फिर सड़क और परिवहन मंत्रालय मिला है। एस जयशंकर फिर विदेश मंत्री होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय से हटा करके कला संस्कृति मंत्रालय सौंपा गया है, तो CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। राजनाथ सिंह को फिर रक्षा मंत्री बनाया गया है। अमित शाह फिर गृह मंत्री रहेंगे। JP नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री होंगे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो अब लोकसभा चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचे हैं और जिनकी चर्चा थी कि साइडलाइन किया जा रहा है, बहुत बड़ा मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। शिवराज सिंह चौहान देश के नए कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री होंगे। निर्मला सीतारमण फिर एक बार वित्त मंत्रालय संभालेगी। मनोहर लाल खट्टर विद्युत एवं शहरी मामले मंत्री बनाए गए हैं और अश्विनी वैष्णव एक बार फिर रेल मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव वैसे तो उड़ीसा से राज्यसभा के सांसद है, लेकिन वे जोधपुर में पढ़े और जोधपुर के रहवासी हैं और इस आधार पर जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव 2 मंत्री हो गए हैं, तो जोधपुर की बल्ले बल्ले तो होनी ही है। आपको ये भी बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्रालय संभालेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसे मैंने बताया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि जो मंत्रालय नीतीश कुमार व चंद्रबाबू नायडू चाहते थे उन्हें नहीं मिलने से वे मोदी से नाराज़ बताए जा रहे हैं, लेकिन गठबंधन में बने रहना शायद उनकी मजबूरी है। ये जानते हैं कि उन्हें जो सीटें मिली है वो भाजपा व मोदी के समर्थन से मिली है और अगर साथ छोड़ देते हैं तो इनकी पार्टियां आगामी दिनों निपट सकती है। लेकिन उन्हें यह भी खतरा है कि PM मोदी व अमित शाह तोड़ फोड़ के मास्टर हैं। उनके साथियों को, उनके सांसदों को कहीं वे उनकी पार्टी से छीन ना ले, इसलिए वे बार बार विरोध दर्ज करवाते रहते हैं। इसलिए मजबूरी में सरकार से जो मिला है वो लेकर बैठ गए हैं। सौदेबाजी पर विराम लगा दिया गया है। इस सरकार में स्पीकर के महत्वपूर्ण पद पर चंद्रबाबू नायडू की नज़रें गड़ी हुई है। इस रेस में इस बार ओम बिरला पिछड़ गए हैं। उनकी जगह पुरंदेश्वरी का नाम बीजेपी सामने लाई है, जिसे चंद्रबाबू नायडू की काट के रूप में देखा जा रहा है। ये दोनों नेता हैं जो आंध्र प्रदेश में विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे और कांग्रेस की ये नेता रही है।
पुरंदेश्वरी, और उसके बाद में जैसे तेलुगु देशम बना वे कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में शामिल हो गई और वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू की साली लगती है। लेकिन बताया जाता है कि चंद्रबाबू नायडू के विरुद्ध में ही अपना कामकाज ये करती रही है। इधर कोटा से चुनाव जीतने वाले पूर्व स्पीकर ओम बिरला को मंत्रालय नहीं मिलने व स्पीकर पद से भी दूर करने पर ये अटकलें हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में उनका नाम अपने आप जुड़ता चला जा रहा है। सूत्र तो बताते हैं कि ओम बिरला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो राजस्थान की बड़ी बागडोर दी जा सकती है। ये कयास सही है या नहीं है, अगले कुछ दिनों में इसका पता चल जाएगा। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर का नाम भी चल रहा है। ऐसे में तय है कि ओम बिरला को राजस्थान की बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है। ये तो था मंत्रालय और ओम बिरला को लेकर के आपको जानकारी दी गई, स्पीकर को लेकर के जानकारी दी गई। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में इस बार 11 सीटें लोकसभा की लेकर के आए हैं और विधानसभा चुनाव वे हार चुके हैं। ये 11 सीटें किसके बूते पर मिली? क्या अशोक गहलोत या सचिन पायलट या कौन? 11 में से 3 सीटें गठबंधन की है, 8 सीटें कांग्रेस की है। मारवाड़ में बाड़मेर से उमेदाराम जीते हैं, लेकिन ये सीट पूरी तरह से हरीश चौधरी के खाते में गई है, जो कि उनके लिए टिकट लेकर आए और उन्हें जीत का सेहरा भी पहनाया है। लेकिन जोधपुर और जालोर की सीट हारने के बाद में निसंदेह अशोक गहलोत की ताकत कुछ कम हुई है। जोधपुर की सीट निकल सकती थी और गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में इतना बड़ा माहौल नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में गजेंद्र सिंह शेखावत ने ताकत लगाई उतनी ताकत कांग्रेस के संगठन ने नहीं लगाई। या ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अशोक गहलोत ने खुद भी इतनी बड़ी ताकत नहीं लगाई। अगर ऐसा होता तो जोधपुर की सीट वो जीत सकते थे। बहरहाल जालोर की सीट का हारना वास्तव में ये संकेत है कि जालोर की जनता ने अशोक गहलोत की मार्मिक अपील को ठुकरा दिया। लेकिन जो विकास जालोर में, जो विकास जोधपुर में हुआ, जो विकास मारवाड़ में हुआ, ये मान करके चलिए वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान देगी या नहीं देगी, ये देखने की बात होगी। अगले कुछ महीने में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत ने मारवाड़ को लेकर के जो विज़न उनका था, बहुत कामकाज किया। उसका तोहफा उन्हें जोधपुर और जालोर की जीत के साथ मिलना चाहिए था, जिसके वे हकदार थे। लेकिन जनता जनार्दन है, वे जो फैसला करती है उसे सभी को मानना पड़ता है। लेकिन क्या आने वाले समय में कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में बड़ा बदलाव करेगा? क्योंकि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के रहते कांग्रेस ने और गठबंधन ने 11 सीटें जीती है, तो प्रदेशाध्यक्ष हटना मुश्किल है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर प्रदेशाध्यक्ष नहीं हटाया जाएगा। क्या परिवर्तन होता है कांग्रेस में, ये हाईकमान तय करेगा। और हो सकता है आने वाले समय में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, उसको लेकर के कांग्रेस क्या करती है। और कांग्रेस फिलहाल बदलाव करती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। जो विधायक से एमपी बने हैं, जिन्होंने विधायक पद छोड़ा है, उनकी जगह उपचुनाव होना है। ऐसे में
बदलाव करना है या नहीं करना है, ये संकेत आने वाले 8 दिन में आपको मिल जाएंगे। बहरहाल आज इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले फिर हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।